Hello pupil teachers, we are back here again with another video. आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग के फेजेस की। टीचिंग के फेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि टीचिंग जो है वो एक स्पेसिफिक फेज के अंदर नहीं होती है। टीचिंग के अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं जहां हमें टीचिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। टीचर का काम सिर्फ डिलिमिट नहीं है क्लासरूम तक। टीचर का काम क्लासरूम से पहले स्टार्ट होता है और क्लासरूम खत्म होने के बाद तक भी चलता रहता है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर जो फेजेस हैं टीचिंग के वो डिसाइड किए गए हैं। टीचिंग के फेजेस की अगर मैं बात करूं तो टीचिंग के 3 फेजेस होते हैं: प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। आपको नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि ये क्या है। प्री एक्टिव मीन्स वो फेज जहां पर टीचर एक्टिव नहीं है, बिफोर बीइंग एक्टिव इनटू द क्लासरूम, उससे पहले का जो फेज है, उससे पहले की जो स्टेज है वो। इंटरएक्टिव फेज डेफिनेटली जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, जहाँ पर टीचर इन्वॉल्व हो रहा है क्लासरूम के अंदर, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं। पोस्ट एक्टिव फेज इज बेसिकली जो हमारा आफ्टर टीचिंग है, आफ्टर क्लासरूम है, जब हमारा पढ़ाना खत्म हो चुका है, जब हमारा टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद नाउ वी आर एट दैट स्टेज जहां पर हमें बच्चे को चेक करना है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है। प्री फेज प्री एक्टिव फेज इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग फेज, जहां पर टीचर प्लानिंग करता है सारी चीजों की, उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या मेथोडोलॉजी वो यूज करेगा, उसका टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होगा, एक्टिविटीज अगर करानी है तो किस तरीके की एक्टिविटीज होंगी, कब कराई जाएंगी। उन सारी चीजों को टीचर जो है वो इस फेज में डिजाइन करता है। इंटरेक्टिव फेज इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लीमेंटेशन, जहां उसने प्लानिंग जो भी करी है, नाउ इट इज द स्टेज जहां पर वो इम्प्लीमेंट करेगा उन्हें। जो उसने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो इन्हें यहाँ अप्लाई करके देखेगा, जो उसने मेथोडोलॉजी चूज करी थी वो इसे अप्लाई करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा यहाँ पर। जो एक्टिविटीज उसने सोची थी कराने के लिए वो यहाँ पे कराएगा। बच्चों को ध्यान में रखकर ही इस फेज के अंदर सारी एक्टिविटीज, सारी चीजें परफॉर्म की जाती हैं। पोस्ट एक्टिव फेज इज ऑल्सो नोन एज इवेलुएशन, जहां पर टीचर परफॉर्मेंस चेक कर रहा है बच्चे की एज वेल एज अपनी। फर्स्टली हम बात करते हैं प्री एक्टिव फेज की। प्री एक्टिव फेज को प्लानिंग फेज भी बोला जाता है, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, जहां पर टीचर प्लान कर रहा है। क्योंकि किसी भी चीज के लिए भी नीड प्लानिंग, किसी भी चीज के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि ये चीज कैसे होगी। अगर हम पहले प्लान करके नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा टाइम है वो वेस्ट हो सकता है, हमारे एफर्ट्स वेस्ट हो सकते हैं। टीचर here anticipates and prepares for classroom instructions, यहाँ पर टीचर अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, मैं कैसे इंस्ट्रक्शंस दूंगा, मैं कैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूंगा, मैं कैसे एक्टिविटीज कराऊंगा। इन केस अगर मेरी मेथोडोलॉजी कहीं पर मुझे लग रहा है कि वो ठीक नहीं जा रही है, सो देयर इज अ स्कोप जहां पर मैं अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज भी कर सकता हूँ। इसके अलावा एजम्पशंस बनाएगा वो, जैसे हम मानकर चलते हैं कि मैं पढ़ाऊंगी तो बच्चों को समझ में आ जाएगा, मैं एक्टिविटीज ये अगर कराती हूँ तो बच्चों को और अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा, मैं अगर इस मेथड से पढ़ाऊंगी तो मेरे बच्चे शायद हो सकता है बहुत अच्छे से इस कंटेंट को सीख लें, समझ लें। सो इस तरीके की एजम्पशंस टीचर यहाँ बनाकर चलता है। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, देन द टीचर विल सेलेक्ट द कंटेंट, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, एक दिन में कितना, टॉपिक बिगिन हो रहा है, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो कितना पढ़ाना है। फिर जब हम एक ऐसी स्टेज पर आ गए हैं जहां बच्चों को टॉपिक के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिल चुकी है, तो हम कितना कंटेंट वहां पर डिलीवर कर सकते हैं, हमें उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है क्या उसे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। सो वो सारा सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट भी टीचर यहाँ करेगा।
फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, नॉलेज लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर अगर हम बात करें, हम क्रिएटिविटी लेवल पर बात करें, हम या इवालुएशन लेवल पर बात करें, सो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं, बच्चा क्या सीख रहा है, क्या वो एक्सप्लेन कर पाएगा, क्या वो चीज़ों को रिकॉल या रिकग्नाइज कर पाएगा, डिफ्रेंशिएट कर पाएगा क्या दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में। सो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स टीचर इसी फेज के अंदर प्लान करता है। देन डिसीजन अबाउट मेथडोलॉजी, क्योंकि हर टॉपिक अलग मेथड से पढ़ाया जा सकता है, हर टॉपिक के लिए अलग मेथड हो सकता है, जरूरी नहीं है हम हर टाइम लेक्चर मेथड ही यूज करें, हम प्लेवे मेथड में जा सकते हैं, हम स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, हम और किसी मेथड को भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो वो डिसीजन भी टीचर को लेना है, बट एट द सेम टाइम टीचर एक बैकअप भी रखेगा कि इन केस इस मेथड से बच्चों को नहीं क्लियर होता है तो क्या मेथड दूसरा मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि जब कंटेंट या करिकुलम टीचर के पास आता है, टीचर के अलावा कोई नहीं है जो ये बता पाए कि इस कंटेंट को मुझे कैसे पढ़ाना है, पहले मैं क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्या टॉपिक रहेगा, उसके बाद क्या टॉपिक रहेगा। सो द सीक्वेंस ऑफ द कंटेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट इज टोटली बिलोंग टू द टीचर, कि वो कैसे उन चीजों को मैनेज कर रहा है। देन डिसीजन अबाउट एक्टिविटीज, कितनी एक्टिविटीज करानी है, कब कब करानी है, क्या बिगिनिंग में एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, या मैं आधा टॉपिक पढ़ाने के बाद एक्टिविटी कराऊं, या मैं बिल्कुल लास्ट में कराऊं। सो ये डिसीजन भी एक्टिविटी के बारे में टीचर जो है वो इस प्लानिंग फेज के अंदर या प्री एक्टिव फेज के अंदर ले लेता है। अब टीचर, हमने बात तो कर ली कि क्या क्या है, इसके अलावा अगर हम देखें कौन कौन सी चीजें टीचर कर रहा है, जैसे टीचर क्या कर रहा है, टीचर सेलेक्ट कर रहा है कंटेंट को, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। क्या पढ़ाना है, सपोज जरूरी नहीं है मैं चैप्टर 1 ही पहले स्टार्ट करूं, आई कैन गो विद द चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, जो मुझे लगता है कि हाँ इसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा, ये वो टॉपिक है जहां से आई कैन बिगिन विद, तो मैं वहां से अपने कंटेंट को सेलेक्ट करूंगा। देन द टीचर विल ऑर्गेनाइज द कंटेंट, जो हमने अभी बात भी की, ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ सिस्टमैटिक फॉर्मेट, ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ सिस्टमैटिक पैटर्न, ताकि कोई भी चीज ये नहीं लगे कि कुछ भी कहीं भी डिलीवर कर दिया गया, हर चीज सिमेट्री में थी, हर चीज का एक स्पेसिफिक टाइम था, स्पेसिफिक ड्यूरेशन थी। देन जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल, जहां पर टीचर अपने ऑब्जेक्टिव्स को जस्टिफाई करेगा, मैंने ये क्यों किया, मेरा ये ऑब्जेक्टिव किस कंटेंट के साथ कोरिलेट कर रहा है, इस ऑब्जेक्टिव को कैसे मैं इस टॉपिक के साथ अचीव करा सकता हूँ। सो वो सारे प्रिंसिपल्स का जस्टिफिकेशन भी टीचर यहाँ पर देता है। देन सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, जैसे हमने बात की देयर आर वेरियस टीचिंग मेथड्स, तो उनको भी टीचर यहाँ चूज करेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पे काम करेगा, एक्टिविटीज पे ध्यान देगा कि अगर मुझे एक्टिविटी करानी है तो मैं कैसे कराऊं, हो सकता है मुझे पहले डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना पड़े, कुछ परफॉर्म करके बच्चों को दिखाना पड़े और उसके बाद मैं वो एक्टिविटी बच्चों से कराऊं। सो वो सारा सिलेक्शन भी टीचर जो है यहाँ पर मेथोडोलॉजी के साथ साथ करेगा। देन इन द एंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम पढ़ाने की तैयारी तो कर रहे हैं, हम टीएलएम की तैयारी कर रहे हैं, हम मेथड्स भी चॉक आउट कर रहे हैं कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, लेकिन हम साथ साथ इवैल्यूएशन टूल्स को भी वर्कआउट करेंगे इसी फेज के अंदर, कि मैं जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो किस तरीके से मैं इवैल्यूएट करूंगा बच्चे को, क्या यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्या मैं वर्बल इंटरेक्शन के थ्रू करूँ, वर्बल इक्वेशंस पूछ लिए क्लास के अंदर और मुझे पता चल गया बच्चे को टॉपिक क्लियर है या नहीं, क्या मैं रिटन टेस्ट ले सकता हूँ, क्या मैं कोई क्विज करा सकता हूँ, क्या मैं कोई डिस्कशन करा सकता हूँ क्लास के अंदर, जिससे मुझे ये क्लैरिटी मिल जाए कि मेरा जो टॉपिक है वो बच्चों को कितना क्लियर हुआ है। सो इवैल्यूएशन टूल कौन से रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको कैसे करना है, इन केस अगर आपको रिटन टेस्ट लेना है तो आप अपना क्वेश्चन पेपर भी बनाकर रख सकते हैं इसी फेज के अंदर। नाउ कम्स द सेकेंड फेज, दैट इज इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज नाम से ही सजेस्ट हो रहा है इंटरेक्शन,
जहाँ टीचर इन्वॉल्व है, इंटरेक्ट कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, नॉलेज शेयर कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो ये जो फेज है ये इम्प्लीमेंटेशन के साथ फुल्ली रिलेट करता है। इसे हम एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग भी बोल सकते हैं। इट इज द फेज जहाँ पर टीचर रियल सिचुएशन में रियल क्लासरूम के अंदर खड़ा होकर पढ़ाएगा। साथ ही साथ इस स्टेज के अंदर टीचर प्रेजेंटेशन भी दे रहा है, कंटेंट को प्रेजेंट भी कर रहा है, और डिलीवरी ऑफ द कंटेंट भी इसी फेज के अंदर होती है। यानी कि क्लासरूम के अंदर एंटर करने के बाद टीचर जो भी करेगा वो सारी चीजें इस फेज के अंदर आएंगी। क्या क्या चीजें मेजरली यहाँ टीचर को करनी है? सबसे पहले परसेप्शन अबाउट द क्लास साइज। क्या क्लास साइज है, कितनी स्ट्रेंथ है, किस तरीके के बच्चे हैं, कितने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, वो सारी चीजें मैं यहाँ चॉक आउट कर लूंगा। फिर डायग्नोजिंग द अचीवमेंट्स ऑफ लर्नर। जब बच्चा मेरे पास आया, एंटरिंग बिहेवियर एंड द टर्मिनल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड क्या था, जो सिखाया क्या उससे उसके कॉन्फिडेंस गेन हुआ, क्या उसका नॉलेज वेरिएशन में चेंजेस आए, तो वो डायग्नोजिंग भी हमें यहाँ पर करनी है इसी फेज के अंदर। एंड इनिशिएशन और रिस्पॉन्स, क्या मुझे क्लूज प्रोवाइड करने पड़े, क्या मुझे कोई स्टिमुलस देना पड़ा, अगर दिया तो मैं पहले ही वो स्टिमुलस या क्लू या हिंट जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं सेलेक्ट करके रखूंगा। फिर उसे कैसे प्रेजेंट करना है, फीडबैक ऑफ री कैसे दिया जाएगा। जनरली हम बच्चे को री करते हैं, सो वो री कितने टाइम में मिला उसका भी फीडबैक रखा जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज, कि किस तरीके की स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई, क्या वो इफेक्टिवली काम करी नहीं करी, उनको भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। पोस्ट एक्टिव फेज, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ टीचिंग जहां पर हम इवालुएट कर रहे हैं। अब इवालुएशन जो है वो सिर्फ टीचर स्टूडेंट का नहीं हो रहा है बल्कि साथ साथ टीचर का भी होगा, क्योंकि एज ए टीचर हमारे लिए भी जानना जरूरी है कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो सही थे, वो इजीली अचीवेबल थे, अचीव हुए तो कितने हुए, कितने रह गए, मैथडोलॉजी सही थी, स्किल्स या स्टाइल्स ऑफ टीचिंग मेरा सही था पढ़ाने का, या जो इवालुएशन टेक्निक्स मैंने यूज की वो कितनी इफेक्टिव थी, वो भी हम चेक करेंगे। टू व्हाट एक्सटेंट स्टूडेंट हैज ग्रास्प्ड, कि कहाँ तक सीखा, पहले कितना आता था अब कितना आता है, कितने चेंजेस आए, बिहेवियरल चेंजेस क्या क्या आए टॉपिक से रिलेटेड बच्चे के बिहेवियर में, वो भी चेक होगा। इंटरेक्टिव फेज का असेसमेंट है, जो हमने यहाँ काम किया है, जो हमने यहाँ पढ़ाया है इस फेज के अंदर, उसको भी हम यहाँ सारी चीजों को चेक कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे वी हैव टू टेक द डिसीजन वेदर वी हैव टू प्रोसीड फर्दर, कि नया टॉपिक स्टार्ट करो, अब नई चीज के साथ आगे बढ़ो, या हमें उस टॉपिक को रीटीच करने की जरूरत है। इसमें भी हम जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं, हम सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स को असेस करेंगे, कितने ऑब्जेक्टिव्स मेरे पास थे, कितने अचीव हुए, कितने छूट गए, जो छूट गए उन पे कैसे मुझे काम करना है। फिर मुझे रीटीचिंग और प्रोसीड कर अगर डिसीजन लेना है तो वो भी मैं यहाँ पे लूंगा कि मुझे टॉपिक को रीटीच करना है या नहीं, मुझे लगता है बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है और अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। देन असेस द सुटेबिलिटी ऑफ टीएलएम। टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है मेरा, तो वो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैंने यूज किया था क्या वो सही था या नहीं था, क्या वो आगे मुझे हेल्प करेगा या नहीं करेगा किसी और टॉपिक में, या मैं इस मटेरियल को रीयूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। सो वो भी हम यहाँ पे चेक करते हैं थ्रू इवैल्यूएशन। एंड इन द एंड वी चेक द इम्पैक्ट ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट। बेसिकली यहाँ पे क्लासरूम एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट चेक करने का मतलब है हमें लर्निंग एनवायरनमेंट चेक करना है, लर्निंग एनवायरनमेंट कितना पॉजिटिव था, कितना हेल्दी था, बच्चे के बिहेवियर में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हमें इस ड्यूरेशन में देखने को मिले, उसको भी हम यहाँ पर इवैल्यूएट करेंगे। Teaching is more than imparting knowledge, it is inspiring change. Learning is more than absorbing facts, it is acquiring understanding. So William Arthur clearly said that teaching सिर्फ knowledge impart करना नहीं है बल्कि हमें इन change को inspire करना है, जो change हम बच्चों में देखना चाहते हैं, उनके behavior में देखना चाहते हैं। At the same time, learning सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं है बल्कि हमारे लिए भी है, जहाँ हम फैक्ट्स को सीखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हीं फैक्ट्स के ब्लॉक्स पे हम एक अंडरस्टैंडिंग को एक्वायर करते हैं, जो हमें नई नॉलेज गेन करने में या नई इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल।